जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त बिलाल गिलानी साहब, जो कि गैलप पाकिस्तान के करता धरता है, सरबराह हैं इस वक्त। और आप देख रहे होंगे उनके सर्वेज, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद। और आज जो हम जिस सर्वे का तस्करा करना चाहते हैं वो बहुत दिलचस्प है, जिसकी रूह से ये गैलप का जो ये पोल है, जिसमें उन्होंने कुछ हजार लोगों को इंटरव्यू किया, और उससे ये जाहिर हुआ कि जो इस फरवरी के इलेक्शन में वो लोग जिनके पास तालीम ज्यादा थी, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है कम तालीम याफ्ता लोगों ने वोट दिया। ये एक बहुत ही दिलचस्प और अहम फाइंडिंग है इस सर्वे की, जो हमें ये भी शो करता है कि इस वक्त पीटीआई और इमरान खान की मकबूलियत के असबाब क्या हैं। क्योंकि ये और यकीनन ये बाकी सियासी पार्टियों के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि क्यों नहीं वो इस पर्टिकुलर सेगमेंट को अपनी तरफ रागिब कर सके। तो वेलकम बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। बड़ी देर से मैं आपको इंटरव्यू करना चाह रहा था। तो हमें थोड़ा सा अपने ये सर्वे के बारे में बताएं, आपने कैसे किया, कितने लोगों को इंटरव्यू किया, ये कितना रिलायबल है, और फिर इसकी की फाइंडिंग्स भी हमेशा आपसे पूछते हैं जी। जी, बहुत शुक्रिया रदरमी साहब, आपने बुलाया। वेरी ग्रेटफुल। सो बेसिकली ये वाला जो सर्वे है ये इलेक्शन वाले दिन हमने किया, एग्जिट पोल के तौर पे किया। और सर्वे इलेक्शन वाले दिन भी हुआ और फिर 2 दिन इलेक्शन के बाद भी जारी रहा, इलेक्शन के सेकंड और थर्ड डे पे। और ये जो सीरीज ऑफ एग्जिट पोल्स है, ये ग्यारह पाकिस्तान 1988 के जो इलेक्शंस थे वहां से लेके अब तक हर इलेक्शन पे करता रहा है। तो ये सिर्फ 2024 के लिए नहीं किया गया बल्कि पुराने इलेक्शन से भी किया गया है। इसलिए हमारी रिपोर्ट्स में कई बहुत सी जगहों पे ट्रेंड एनालिसिस भी दिया गया है इलेक्शंस इस एग्जिट पोल के हवाले से। आपने जो पॉइंट बताया, इसमें तकरीबन 4,000 के करीब अफराद हैं जिनसे ये सर्वे किया गया। इन 4,000 अफराद ने वोट डाला है। ये चारों प्रोविंसेस में फैले हुए थे। इनमें मर्द और ख्वातीन भी थी, अर्बन एंड रूरल इलाकों के लोग भी थे। और फिर हमने इन रिजल्ट्स को कंपाइल करके एक एनालिसिस किया उस फॉर्मेट पे जो कि हम इस 1988 से कर रहे हैं। इलेक्शन वाले दिन चूंकि वोट डाला जाता है, मगर कौन वोट डाल रहा है ये एक सीक्रेट एक्टिविटी होती है। मगर दुनिया भर में एग्जिट पोल्स के थ्रू ये जाना जाता है कि जिसने वोट डाला वो आखिर कौन था। तो अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी को वोट डालने वाले क्या पढ़े लिखे लोगों का तनासुब रिपब्लिकन्स की तरफ ज्यादा था या डेमोक्रेट्स की तरफ ज्यादा था। तो 1988 से गैलप ये रिपोर्ट शाया करता है जिसमें भी ये बताता है कि क्या अनपढ़ लोगों की, कम पढ़े लिखे लोगों की, ज़्यादा इनकम वाले लोगों की, यंग जनरेशन की का कोई ख़ास रुझान किसी एक पार्टी की तरफ है या दूसरी पार्टी की तरफ है। तो इस रिपोर्ट में भी हमने डेमोग्राफिकली वोटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके देखा है कि वो किस पार्टी की तरफ तनासुब से ज़्यादा थे। ऑब्वियसली यंग वोटर्स जो हैं या उधेड़ उम्र के वोटर्स जो हैं वो टोटल वोटर्स में भी ज़्यादा हो सकते हैं। मगर हमने ये देखा कि डिस्प्रोपोर्शनेटली किसी एक पार्टी की तरफ हैं। एजुकेशन में बीए पास कुल की 10% आबादी का हिस्सा है, तो क्या पीटीआई के वोटर्स में इनका तनासुब ज्यादा था। तो मैथडोलॉजी के लिहाज से तो जो इसके पीछे एक पस मंजर था वो मैंने आपके सामने रखा। जी, अब जरा ये बताइए कि इसके जो मैं देख रहा था मुद्रजात जो नेशनल मीडिया में रिपोर्ट हुए, जी। उससे तो ये बड़ा क्लियर एक ट्रेंड लगता है कि जैसे हमने पहले मैं बात करा था कि जो लोग जिनकी तालीम ज्यादा है, पीएचडी है या मास्टर्स है, मिडिल से ऊपर हैं, तो वहां पे हमने देखा कि 41% वोटर्स जो हैं में से कोई 18 से 24 साल की हाई स्कूल या उससे ज्यादा तालीम याफ्ता नौजवान शामिल हैं। जबकि नून लीग को उसी इसी तबके से 21% ने वोट दिया।
तो और इसी तरह बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री रखने वालों में 35% लोग पीटीआई के वोटर हैं, जबकि नून लीग के 15% और 10% पीपल्स पार्टी के वोट का। ये आपके एग्जिट पोल की फाइंडिंग्स ही मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो जरा इनकी थोड़ी वजाहत भी कीजिए। एक तो नंबर्स भी बताइए और ये बताइए हम इसे क्या समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इलेक्टोरल सफर है, वो एक तरह से बाकायदा तौर पर 2013 में नजर आया, जब उनकी जमात ने एक एक लार्ज नंबर ऑफ वोट्स लिए। तो तब से ये एक रुझान देखने में आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर बाकी वोटर्स के और बाकी पार्टीज के हवाले से थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा लिखा महसूस होता है। तो पढ़ा लिखा महसूस होना और टोटल वोट्स में उनका शुमार होना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। 2024 में जब हमने देखा तो तीन चार चीज़ें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग, जो कि दो बड़ी जमातें हैं, उनके बारे में मुख्तलिफ नज़र आई। वो ये थी कि एक तो डेफिनेटली एजुकेशन है। और 2024 में अगर हम इलेक्शन सिर्फ पाकिस्तान में इलिटरेट अफराद के दरमियान होता, यानी जिनके पास कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर्मल लिटरेसी नहीं है, मैं उनको इलिटरेट नहीं कहूँगा, वो कई एतबार से बहुत पढ़े फॉर्मल, लिखे हाँ हैं, जी, बहुत फॉर्मली फॉर्मल एजुकेटेड। फॉर्मली एजुकेटेड नहीं है। तो उनमें अगर इलेक्शन होता तो नून लीग को 29% और पीटीआई को 21% वोट पड़ते, यानी तकरीबन 8% वोटों से नून लीग आगे होती। आ, अगर इलेक्शन मिडिल स्कूल तक की अफराद जिनके पास एजुकेशन है उनमें होता, तो फिर भी नून लीग 31% और पीटीआई 26% में होती। मगर यही नंबर जब हम हाई स्कूल पे देखते हैं तो तब रुझान बदलना शुरू हो जाता है। और हाई स्कूल की तालीम रखने वालों में पीटीआई को वोट देने वाले 30% थे और नून लीग 23% पे थी। ऐसा में मालूम होता है कि हाई स्कूल से अब एक्चुअली एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि हाई स्कूल से ऊपर एक पॉलिटिकल एटीट्यूड्स में डिफरेंस पाया जाता है। और यही चीज जब बैचलर्स पे आ जाती है, यानी ऐसे अफराद जिनके पास जो बीए पास हैं, उनमें ये शरह 35% ने पीटीआई को और 15% ने सिर्फ नून लीग को वोट दिया। इसमें हमने ये भी देखा कि अगर 18 से 24 साल, यानी जो नया वोटर है, पहली दफा वोट डाल रहा है, उसके पास अगर हाई स्कूल की डिग्री है और वो 18 से 24 साल का है, तो ये शरह बढ़कर 40% हो जाती है। उन अफराद में जिनके पास 18 से 24 उनकी एज थी और वो हाई स्कूल की डिग्री रखते थे, तो उनमें ये शरह 40% है, यानी 10 में से 4 अफराद ने पीटीआई को वोट दिया। तो मेरे ख्याल से आई थिंक इसमें जो चीज नोट करने की है वो ये कि 2013 में और 2018 में भी इससे सिमिलर रुझान था, मगर अब बात वाज़ेह हो गई है कि जो मुल्क की दो बड़ी जमातें हैं, पीटीआई और मुस्लिम लीग नून, इनके वोट बैंक्स में एक वाज़ेह एजुकेशनल और जनरेशनल गैप नजर आता है। ऐसा मालूम होता है कि नून लीग अब कम पढ़े लिखे और थोड़े सी बड़ी उम्र अफराद की एक वाज़ेह चॉइस है, और पीटीआई एक वाज़ेह चॉइस है यंग और एजुकेटेड और थोड़ा बहुत इनकम में भी बेहतर जमात की। ऐसा हरगिज नहीं है कि पीटीआई बाकी तबकों में मकबूल नहीं है, या ऐसा भी हरगिज नहीं है कि नून लीग यंग जवानों में बिल्कुल गैर मकबूल है। मगर उनके अंदर मकबूलियत की शरह में पीटीआई ज़्यादा है, और बड़ी उम्र के अफराद में और कम पढ़े लिखे वालों में नून लीग ज़्यादा मकबूल। कहाँ, तो ये बड़ी अहम फाइंडिंग है और जाहिर बात है इससे आपको पार्टी बेस जो बदलती हुई दिखाई दे रही है वो उसका भी अंदाजा हो जाता है। हमारा तो ये पहले देखिए तज्जिया होता था, हम ये समझते थे कि मिडिल क्लास या जो जिनके पास तालीम ज्यादा या यंग लोग, जो आप बातें, आपका सर्वे भी उसी को एक तरह से रिकन्फर्म कर रहा है
तो मैं और ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि इसका मतलब है कि जो पुरानी दो बड़ी पार्टीज हैं, ये इन इन लोगों को रीच आउट नहीं कर पा रही, इनको कायल नहीं कर सकी कि इनका जो एजेंडा या इनका जो मंशूर है वो उनको कुछ दे सकता है। तो बिलाल, ये थोड़ा सा ये भी बताइए हमें कि इसके अलावा कोई ऐसी स्टार्टलिंग चीज आपने देखी कि, क्योंकि एक हमारे एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने हमारे लिए एक मजमून भी लिखा था द फ्राइडे टाइम्स में। उन्होंने कहा कि वर्किंग क्लास जो है वो ही अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होप है फ्यूचर में, क्योंकि मिडिल क्लासेस और एजुकेटेड तबकात सारे हट चुके हैं उसकी सपोर्ट से। और अगर वो वर्किंग क्लास किसानों को, छोटे किसानों को, मीडियम साइज को, अगर उनको वो देती है रिलीफ, तो शायद वो अपनी बेस संभाल पाएगी। आपके ख्याल से इन इन जो रिजल्ट्स हैं आपके सर्वे के, वो मेल खाते हैं इस थेरी से? जी बिल्कुल। सो आई थिंक एक चीज जो वाज़ेह तौर पर 2024 के इलेक्शन में नजर आई है। सॉरी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी बिल्कुल। सो एक आई थिंक जो एक चीज और भी जो मेरे एनालिसिस में मुझे नजर आया है इस सर्वे के रिजल्ट में, जो कि इलेक्शन कमीशन जारी नहीं करता, वो ये है कि यूथ में यानी 18 से 29 साल के अफराद में टर्नआउट कैसा रहा। तो हाँ। एक जो चीज 2024 में पिछले इलेक्शन से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट आई है, वो ये कि 18 से 29 साल की अफराद की उम्र में की जो टर्न आउट की शरह है, उसमें वाज़े तौर पर इजाफा देखने में आया है। ये टर्न आउट यूथ की जो टर्न आउट यूथ जो है, ये पहले भी एक गैलप की एक स्टेटिस्टिकल फिगर है जो कि हम एग्जिट पोल से ही निकालते हैं। और 2018 में हमने देखा कि 37% ऑफ द 18 to 29 ईयर एज ग्रुप had voted फॉर अ पर्टिकुलर पार्टी। और नेशनल इलेक्शन में 52% था। तो यूथ ने 18 से 29 साल की यूथ ने जो टर्नआउट था वो सिग्निफिकेंटली कम था एवरेज पाकिस्तान की टर्नआउट से। 2024 में जब हमने ये टर्नआउट कैलकुलेट किया है, तो नेशनल एवरेज और 18 से 29 साल की उम्र में कोई वाज़े डिफरेंस नज़र नहीं आया। ऐसा मालूम हुआ है कि टोटल वोटर्स में यंग का जो तनासुब है वो वैसा ही था जैसे ऑलमोस्ट इलेक्टोरल रोल्स में था। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सी चेंज है पाकिस्तानी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में और इलेक्टोरल नंबर्स में। क्योंकि पहले ये देखने में आया है कि इलेक्टोरल रोल्स का तो जवान लोग हिस्सा रहे हैं और बड़ी तादाद में रहे हैं, मगर वो वोट नहीं डालने आते थे। जब वो वोट नहीं डालने आते थे तो तमाम तखमीने उनके हवाले से नहीं होते थे। तो 2024 में आई थिंक ये बात वाज़ेह है कि इस्टेब्लिशमेंट का और मुक़तदर कुव्वतों ने तमाम अपना जोर लगाया कि एक पॉलिटिकल पार्टी को के लिए वोट ना पड़ सके। और उनके तमाम तखमीने और अंदाजे गलत हो गए, क्योंकि इस जवान तबके ने 18 से 29 साल ने अपनी बरादरियों के खिलाफ खड़े होकर उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन की जो हर्डल्स थे उनको कहीं मोटरसाइकिलों से कहीं पैदल चलकर वोट डालने की जो टर्नआउट्स था, उसको जो एक मंसूबा बनाया गया कि शायद टर्नआउट्स कम कर लिए जाएं, उसको भी गलत साबित किया। आ, और एक मुल्क में मोबिलिटी है इस यंग 18 to 29 एज ग्रुप की, जो कि पिछले 20 साल की एक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इन इन ऑल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, एजुकेशनल प्रॉस्पेरिटी है, मोबिलिटी में इजाफा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है। तो एक आई थिंक 2024 का जो इलेक्शन है वो एक तरह से क्रिटिकल इलेक्शन नजर आता है, जिसमें यूथ की जो शमूलियत है उसने एक तरह से तमाम जो कन्वेंशनल विजडम थी कि पंजाब में लोग वोट सिर्फ उसको डालते हैं कि जहाँ जिसकी तरफ हवा चलती है लोग वोट डालते हैं ताकि उनके काम करा लिए जाएं। तो इस यूथ वोटर बेस ने साबित किया कि इनके लिए ये तमाम तरजीहात और ये तमाम इशारे या ये तमाम हवाएं ये अब उनके लिए मानी खेज नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये इस एनालिसिस जो इस इलेक्शन की एग्जिट पोल में नजर आया है,
इस तरह के मजीद एस्टिमेट्स और स्टडीज से हमें एक न्यू वोटर क्लास जन्म होते हुए नजर आती है, जिसको मजीद स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी ज़रूरी है और पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम के लिए भी ज़रूरी है कि इस क्लास को समझा जाए, बजाय इसके कि इसको स्टीरियोटाइप किया जाए या इसको दीवार के साथ लगाया जाए। इसकी जो उमंगें हैं, तरजीहात हैं, उसको समझा जाए। बट एट द सेम टाइम जो इन क्लासेस के अलावा क्लासेस हैं, मसलन जो यंग नहीं हैं, जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, जो रूरल इलाकों में रहते हैं, हमें ये भी देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इस नई उभरती हुई क्लास को इम्पोर्टेंस देते हुए उन क्लासेस उनको को और उनकी तरजीहात को भूल जाएं। तो किसी तरीके से इन वो- दोनों क्लासेस को साथ में लेके जाना होगा, और ये इस वजह से दोनों पॉलिटिकल पार्टीज यानी नून लीग भी और पीटीआई भी और पीपल्स पार्टी भी, जो तीसरी कुव्वतें हैं, इनको इन वोटर्स को समझने की बहुत जरूरत जी, बड़ी आपने अहम बात कही है कि एक तो ये कि बैलेंस होना चाहिए पब्लिक पॉलिसी के लिहाज से। तभी तो आप देखें ना कि मरियम नवाज साहिबा जो चीफ मिनिस्टर बनी है, उन्होंने जो सबसे पहली मीटिंग्स की लम्स के स्टूडेंट्स के साथ, यंग लोगों के साथ, एजुकेटेड जिसे हम तबका कहते हैं, जिसका आपके एग्जिट पोल्स भी शो करें। तो आई थिंक दे आर ऑल्सो अंडर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड मेक सेंस। अच्छा, मैं बिलाल अब चाहता हूँ थोड़ा सा हम रिवाइंड करते हैं, प्री इलेक्शन सिचुएशन में आते हैं। आपको पता है, आपने कहा कि कन्वेंशनल विजडम जो था, और मैं भी खुद जाती तौर पे और मेरे और भी बहुत सारे दोस्त और कॉलीग्स जो हैं, हम इन्हीं रवायती एंगल से इस इलेक्शन को समझ रहे थे कि भाई हवा कहाँ चल रही है, इस्टेब्लिशमेंट किसके साथ है, पाबंदियां किस पे हैं, बदले का निशान है कि नहीं है। तो बड़ी हद तक पीटीआई के वोटर्स ने उसको डिफाई किया, जो कि बड़ी दिलचस्प और जमहूरी बात है एक्चुअली। तो मैं तो उसकी तायद करता हूँ, और काफी खुशी की बात है। मगर हैविंग सेड दैट, आप ये बताइए कि गैलप पाकिस्तान की क्या प्रिडिक्शंस थी, और किस हद तक वो फरवरी 8 को मीट हुई या नहीं हुई। क्योंकि आपको पता है, गैलप के अलावा जो और हमारे इंपॉर्टेंट महकमे होते हैं पाकिस्तान में, आप भी जानते हैं, नाजरीन भी जानते हैं, उनकी तो सारी जो थी एस्टिमेशंस वो गलत साबित हुई, बड़ी हद तक गलत साबित हुई। जी बिलाल। थी। बिल्कुल। सो इलेक्शन से एक महीना पहले गैलप ने एक प्री इलेक्शन सर्वे का रिजल्ट पब्लिश किया, जो कि वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। इसमें हमने तीन इलेक्टोरल टेरिटरीज के बारे में एक प्रिडिक्शन दी। तीन इलेक्टोरल टेरिटरीज कौन सी थी? वो पंजाब में इलेक्शन होने वाले इलेक्शन के हवाले से था, केपी में होने वाले इलेक्शन के हवाले से, और सिंध में होने वाले इलेक्शन के बारे में। बलूचिस्तान के हवाले से हमने ये कहा कि हमारे पास एक सैंपल साइज लार्ज इनफ नहीं है, इसलिए प्रिडिक्शन करना नामाकूल बात होगी। अ, पंजाब में हमने ये बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2% वोट्स और जो वोटिंग इंटेंशन है, 2% के साथ वो उसको बरतरी है मुस्लिम लीग नून से। और नंबर हमने जो हम्म। दिया वो 34% वोट और 36% वोट था। इसी तरह से हमने केपी में ये कहा कि फेयरली वन साइडेड इलेक्शन है, क्योंकि 44% वो लोगों ने ये कहा कि वो पीटीआई को वोट देंगे, और जो सेकंड पार्टी थी वो जेयूआई थी 15% पे, और आई थिंक एएनपी 6% के ऊपर। और सिंध में हमने ये कहा कि तकरीबन 40% वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। और इसी तरह से जो बाकी पार्टीज हैं, एनपीएम 8% पे होगी तकरीबन, इस तरह से एक एस्टिमेट दिया। तो इलेक्शन वाले दिन अगर आप रिजल्ट्स देखें तो मुस्लिम लीग पंजाब में पीटीआई के पास तकरीबन 36% ही वोट हैं। मुस्लिम लीग नून के पास तकरीबन 34% ही वोट हैं। हालांकि मुस्लिम लीग नून के पास सीटें ज्यादा हैं, मगर वोट उसके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कम है। इसी तरह से केपी में अगर आप देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तकरीबन 45% ही वोट हैं। तो जो इलेक्शन से एक महीना पहले वोटों की शरह प्रिडिक्ट की गई थी, बिल्कुल वैसे ही आई है। जमीयत उलमा इस्लाम के पास तकरीबन 15% ही वोट हैं, जैसे कि गैलप के सर्वे में थे। इसी तरह से एएनपी और बाकी पीपल्स पार्टी। इसी तरह सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लार्जेस्ट जमात है, 45% के करीब ही उसके पास वोट हैं।
जो कि पिछले इलेक्शन से 6 या 7% ज्यादा हैं। तो मेरे ख्याल से गैलप का जो सर्वे रिजल्ट था, उसमें और इलेक्शन वाले दिन के जो वोटों की शरह है, इसमें एक सिग्निफिकेंट मुमासलत पाई जाती है। बाकी जो डिफरेंस है वो एरर मार्जिन के विद इन है। अब इसमें हमने किसी भी इलेक्शन में कभी सीट्स प्रिडिक्ट नहीं की, और ये वो चीज़ है कि जो आमतौर पर पोस्टर्स को की जो प्रिडिक्शंस हैं उनको गलत या सही साबित कर देती हैं। हमारे ख्याल से पोस्टर का काम तो वोटों की प्रिडिक्शन ही है। जो सीटों की प्रिडिक्शन है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है, उसके पास उसमें कोई एग्जैक्ट साइंस भी एग्जिस्ट नहीं करती, खासतौर पर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में। जो तमाम एस्टिमेट्स दिए जाते हैं वो सारे एक एस्टिमेट्स हैं, और उनमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस हैं, एक तरह के सट्टे की तरह की एक एक्टिविटी होती है फर्स्ट पास द पोस्ट। जहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वहाँ एक एब्सोल्युटली डिफरेंट बॉल गेम है। तो इलेक्शन का रिजल्ट to a very large extent is very similar to what we had predicted, that PTI would be the largest party in terms of vote. The second one would be PMNN. People's Party would dominate, since politics, KP is a absolutely one-sided electoral game. And therefore, I think it is, to me, it is a triumph of the survey research methodology to talk about politics before the election. बाकी जो एनालिसिस हैं, एनालिटिक्स हैं, वो अपनी जगह दुरुस्त हैं, और आई थिंक उन सबको मिलाकर ही आप एक कोई बेहतर पॉलिटिकल प्रिडिक्शन कर सकते हैं। But at the same time, I think the survey research was in many ways a more accurate assessment at that particular time. बिल्कुल। तो आपके जो 34 और 36, अपने 2% का जो फर्क आप बता रहे हैं, लेकिन आप ये समझते हैं, देखिए अभी आपको पता है एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ये भी है कि जी धांधली हुई है और उसका स्केल, अब ये तो ट्राइब्यूनल्स ही फैसला करेंगे। ईसीपी हमें जब एविडेंस, मतलब वी कैन नॉट से आइदर, और मैंने बज़ाहिर जो एनेक्डोटल एविडेंस वो शो करता है, लेकिन अगर हम उसको फैक्टर इन करें कि कुछ सीटें इधर उधर की गई हैं, कुछ वोट्स इधर उधर किए गए हैं, तो फिर तो उस लिहाज से तो जो आपका भी सर्वे है, पीटीआई की परफॉर्मेंस उससे भी ज्यादा रही है। अगर जो 2% का आपने डिफरेंस बताया है, अगर आप पीटीआई का क्लेम तो खैर बहुत ज्यादा है, वो तो कह रहे हैं 180 सीट्स, कभी वो 160, कभी 140, कभी 2 करोड़ वोट, 3 करोड़ वोट। बहरहाल ये मैं समझता हूं कि ये सरप्राइज इलेक्शन जरूर था बिलाल। आई थिंक यू विल एग्री विद दैट, यू नो। इस पे थोड़ा सा एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिगिंग के हवाले से क्लेम्स हैं। अब हाँ। तो उसमें जो क्लेम्स हैं, अगर आप उन्होंने जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में जो डिफरेंसेस हैं, वो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक बड़े वाजे तरीके से रखे हैं कि NA 48 से लेकर NA 240 समथिंग तक वो जाते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि 47, अगर फॉर्म 45 फॉर्म को आप ऐड कर लें तो हमारे उम्मीदवार को इतने वोट पड़ेंगे, और अगर आप फॉर्म 47 ईसीपी का देखें तो इतना इतना डिफरेंस है। मैंने आज एक एक्सरसाइज की जिसमें मैंने वो जो 50 के करीब हल्के हैं, जिसके लिए उन्होंने ये एक टेबुलेशन प्रोवाइड कर दी है। मैंने ये उसमें जाना कि फॉर्म 45 अगर उन तमाम की हम ऐड कर लें तो उन 50 हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो कि उनका क्लेम है, 3.4 मिलियन वोट पड़ते हैं। और ईसीपी के मुकाबले में की तरफ से जो उन्हीं हलकों में जो रिजल्ट आया है, उसमें 2.7 मिलियन वोट पीटीआई को मिले हैं। तो राइट। वोटों की अगर शरह देखी जाए तो सिर्फ और सिर्फ 6 या 7 लाख वोटों का डिफरेंस है, जो कि पीटीआई क्लेम कर रही है कि उसको मिलने चाहिए थे, जो उसको नहीं मिले। तो मगर ये जो 6-7 लाख वोट हैं, ये उन 50 सीटों में विनर और लूजर को सही को की जो पोजीशन है उसको एब्सोल्युटली चेंज कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में एक इन इलेक्शन से ये बात भी वाजे हुई है कि ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, इसमें वोटों की शरह और सीटों की शरह में एक बहुत वाजे और बहुत बड़ा गैप है। मसलन केपी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 45% वोट लिए हैं,
मगर उसके पास 85% केपी की सीट्स हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में 6% वोट लेने वाली तहरीक लबैक पाकिस्तान चौथी बड़ी जमात है वोटों के लिहाज से, मगर उसके पास एक भी सीट नहीं है। इसी तरह से हमारे पास बहुत मेजर एनॉमलीज हैं। और ये जो इलेक्टोरल मैनिपुलेशन है जो कि इस्टेब्लिशमेंट करती आई है, उसका जो लार्जेस्ट सोर्स है वो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। कि अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम रिगिंग क्लेम्स को भी रख लें, तो सिर्फ 6 या 7 लाख वोटों के इधर या उधर हो जाने के जो 1% ऑफ द टोटल वोट्स कास्टेड है, 60 मिलियन वोट पड़े और 6 या 7 लाख वोटों की मैनिपुलेशन से तकरीबन 50 सीटें इधर से उधर होती। तो अगर हम सिस्टम को रिपेयर करना चाहते हैं, सिस्टम की में मैनिपुलेशन को रोकना चाहते हैं और एक मोर फेयर और डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को संजीदगी से कंसिडर करना होगा। मैं ये हर बिल्कुल। किसी कर रहा कि तो इसलिए रिगिंग के क्लेम के हवाले से उनकी जो मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है वो भी 6-7 लाख वोटों की हद तक की है। तो ये अगर हम तमाम डाल भी दें पीटीआई के खाते में, तो इस वक्त भी उनके पास 31 या 32% वोट ही हैं। जो बाकी जमातें जो जीती हैं और अब हुकूमत बना रही हैं, उनके पास अ, अगर पीटीआई के क्लेम्स को डिस्काउंट भी कर लें उनके वोट्स में से, और पीटीआई के क्लेम्स को ही लेकर कर लें, तो वो तकरीबन मुल्क के 2/3 वोटों को रिप्रेजेंट करते हैं। पीटीआई के रिगिंग क्लेम्स को अगर हम दुरुस्त भी साबित कर लें, तो इस वक्त जो दीगर जमातें हैं पीटीआई के अलावा, वो तकरीबन 2/3 के करीब वोटों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत अहम आपने ये वाली नुक्ता बयान किया है। अच्छा, मैं चाह रहा हूं कि अब आपसे मैं क्विकली मैंने आपके दो और पोल्स देखे थे। एक बड़ा दिलचस्प पोल था कि कराची में आपने कहा कि 70% लोगों ने टीवी देखा ही नहीं इलेक्शन दिन से पहले। इसका मतलब है कि टीवी के ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट अब की जाती है, टीवी टॉक शोज पे और इश्तेहारों पे, उसका असर इलेक्ट्रेट पे नहीं हो रहा। तो बिलाल थोड़ा सा इसको इसकी वजाहत करें। आई वाज वेरी इंटरेस्टेड, पीक्ड बाय दिस सर्वे जी। बिल्कुल। सो आई थिंक हम तकरीबन 1985 से मीडिया रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें ये चेंजिंग कॉम्पोजिशन ऑफ द मीडिया इन पाकिस्तान को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये ईयर 2018 इन सम वेज इज एन एब्सोल्यूट टर्निंग पॉइंट बिटवीन पीपल व्यूइंग टीवी और पीपल व्यूइंग सोशल मीडिया। तो 2018 में पाकिस्तान में 3G लॉन्च हुआ, जिसके बाद मिलियंस की तादाद में लोगों ने टीवी को स्विच करके सोशल मीडिया पे चले गए। टीवी उनको तकरीबन 300 से 500 रुपये केबल कॉस्ट करती है। मुल्क में 8-8 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है। ओवर द इयर्स जो टीवी पे कंटेंट है उसमें एक बहुत सिवियर डिटीरियोरेशन भी देखने में आई है। टीवी चैनल्स की प्रोलिफरेशन से एक फ्रेगमेंटेड सी पिक्चर अपीयर करती है। तो लोग जब टीवी खोलते हैं तो उनके पास 70-80-100 के करीब चैनल्स हैं जिनकी अवेलेबिलिटी है। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया है जो कि 300 रुपये टोटल उनका स्पेंड है फोन के ऊपर। उस 300 रुपये में वो अपनी मर्जी की कंटेंट भी देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट भी देख सकते हैं, इंफोटेनमेंट भी देख सकते हैं। तो एक पहले सिर्फ जवान तबके ने स्विच किया, और अब जब हम सर्वे करते हैं तो इवन पूरे मुल्क में 60% से ज्यादा लोग ये कहते हैं कि वो इंटरनेट यूज करते हैं। और किसी एक दिन टीवी देखने वालों से ये शरह सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ज्यादा। साठ जी फीसद इज अ जी मेजोरिटी। जी एग्जैक्टली। एंड और पहले ये था कि ये सिर्फ जवान लोगों में थी, अर्बन लोगों में थी, और अब हम जब देखते हैं तो रूरल इलाकों में भी हमें मेजॉरिटी ये कहती है कि वो सोशल मीडिया और इंटरनेट यूज करती है, और वही लोग ये कहते हैं कि वो टीवी नहीं देखते। तो आई थिंक इससे भी एक सी चेंज आया है पाकिस्तानी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में। और
ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि जो जितनी पुरानी जमात है उसने इस रियलिटी को उतना ही कम समझा है, और उन्होंने समझने के लिए अपने आंख और कान बंद भी कर लिए हैं जब वो ये कहते हैं कि ये सोशल मीडिया कोई बीमारी है जिस बीमारी का हमने इलाज ढूंढना है। आजकल की इलाज में सोशल मीडिया और ट्विटर को बंद करने की तरफ उनका जहन चला गया है। तो बजाय इसके कि वो इस रास्ते में से अपने लिए कोई रास्ता निकालते, उन्होंने ये सोचा कि रास्ते ही बंद कर दिए जाएं। अब मेरे कमाल। ख्याल से ये एक टेम्परेरी सी बात है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हैज एब्सोल्युटली शिफ्टेड, टीवी और न्यूज़पेपर का दौर गुजर चुका है। और अब वेरी ट्रू। लोग और जवानों से बात गुजर चुकी है। बड़ी उम्र के लोग भी फोन पे ही कम्युनिकेशन देखना चाहते हैं। I think it's about time that these old parties also realize that it's a losing battle if they want to तो just देखिए show. ना, नौजवान, तालीम याफ्ता, वो लोग जो के वोकल हैं और जो डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं, जो कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें इलेक्शन 2024 को समझने में मददगार साबित हो रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी सियासी पार्टियां बजाय इसके कि सेंसरशिप को प्रमोट करें और पकड़ धकड़, दे शुड थिंक अबाउट देयर फ्यूचर अलोंग दीज लाइंस। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दिस वाज अ रियली यूजफुल डिस्कशन, और इंशाल्लाह आपको हम वक्तन फवक्तन जहमत देते रहेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम बात करें तो कुछ एविडेंस के साथ, कुछ डेटा के साथ बात हो। हमारे अक्सर तबसरे तज्जिए भी हवाई में होते हैं, बिशमूल मेरे। I'll be the first one to admit। तो उसके साथ ही खुदाफिज, और इंशाल्लाह फिर Very मुलाकात grateful. होगी। Thank you so much जी। अस्सलाम वालेकुम।